प्यारे बच्चों, 12वीं कक्षा के छात्रों का हिंदी क्लास में स्वागत है। कल मैंने आपको काव्य क्या है उसके भेदों पर चर्चा किया था। आज मैं आपको हिंदी साहित्य, इतिहास लेखन, काल विभाजन तथा आदिकाल पर चर्चा करूंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी द्वारा लिखित पुस्तक इत्सवार द ल लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी सन 1839 से मानी जाती है। इसके बाद विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया गया, जिसमें प्रमुख इतिहासकार और उनके ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास की मूल धरोहर हैं, जैसे शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह सर्वाधिक प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित है। इन विद्वानों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण भी किया है। ज़्यादा सर्वमान्य काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है, किंतु वर्तमान समय में परवर्ती विद्वानों ने भी हिंदी साहित्य पर अपने अमूल्य विचार अपनी पुस्तकों में लिखे हैं। उसके आधार पर हिंदी साहित्य को प्रमुख 4 भागों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन काल विशेष की प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है, जो सर्वप्रथम आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, सन 743 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक माना जाता है। नंबर 2 पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना गया है। आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से भी पुकारा गया, सन 1843 ईस्वी से अब तक चल रहा है। हिंदी साहित्य के इस काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन कुछ अलग हटकर है। उन्होंने सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक आदिकाल का समय माना। भक्तिकाल का समय 1318 से 1643 तक माना। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहते हैं, सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल, सन 1843 से अब तक। परवर्ती विद्वानों ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, क्योंकि वे इस अवधि में वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। आदिकाल को विद्वानों ने विभिन्न नामों से अभिहित किया है। कुछ विद्वान आदिकाल को आदिकाल मानते हैं, जैसे मिश्र बंधुओं ने और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल का नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से पुकारा। और वहीं इसी क्रम में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल आदि नामों से अभिहित किया। अब एक समस्या हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के काल निर्धारण में आती है। यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय को 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी मान लेते हैं, तो इस आधार पर विद्यापति आदिकाल से आगे चले जाते हैं, क्योंकि विद्यापति को आदिकाल में ही माना जाता है विद्वानों के द्वारा। इनका रचना काल 1379 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक है। इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 ईस्वी निर्धारित की जा सकती है, किंतु इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति से पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। अतः विद्यापति भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा माना जाए तो भी समीचीन ही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समाप्ति सन 1318 में मानी है। अब यदि विद्यापति को आदिकाल में सम्मिलित किया जाए तो इसकी अंतिम सीमा 1418 ईस्वी तक जाती है। फिलहाल इन परिस्थितियों को समझ करके इसका समय सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक आदिकाल का समय निर्धारित करना समीचीन होगा। आदिकाल के समय में राजनीतिक परिस्थितियां पर यदि हम चर्चा करें तो यह समय अत्यधिक अव्यवस्थित, पारस्परिक कलह और ईर्ष्या से परिपूर्ण युग था। जब अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इसी समय सिंध प्रांत पर अरबों के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। देश की एकता और अखंडता नष्ट हो चुकी थी। छोटे छोटे राजवंश परस्पर युद्ध करके अपनी वीरता शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। एक और हिंदू सत्ता धीरे धीरे क्षय होने लगी थी, वहीं दूसरी ओर इस्लाम सत्ता धीरे धीरे उदय होने को था। इस प्रकार से चारों तरफ असंतुलन की स्थिति व्याप्त थी। विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों से दुखी जनता कभी युद्ध कभी पारस्परिक लड़ाइयों से पीड़ा का अनुभव कर रही थी। यदि इस काल को आक्रमणों और युद्धों से प्रभावित काल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।